हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये रेलवे सुरक्षा बल सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2024 है। परीक्षा 2 दिसंबर 2024 को हुआ, उसी पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों। देखिए, इसमें ये सामान्य जनरल स्टडीज़ के प्रश्न हैं, साइंस के भी हैं, हिस्ट्री के भी, ज्योग्राफी के, जो भी जनरल स्टडीज़ में जितने भी टॉपिक हैं उतने टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आ जाते हैं दोस्तों। सामान्य जागरूकता कह रहे हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे किसी भी धर्म या भाषा पर आधारित हों, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। तो ये है अनुच्छेद 30। ये व्याख्या दिया हो दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के अनुसार सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे किसी भी धर्म या भाषा पर आधारित हों, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को अपनी बोली, भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकारों से संबंधित था, जिसे 44वें संशोधन 1978 के माध्यम से संविधान से हटा दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट है, जनवरी 2024 में सर्बानंद सोनोवाल ने ... में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद में हरित नौका दिशा निर्देश और रिवर क्रूज टूरिज्म रोड मैप 2047 लॉन्च किया। कहाँ? कोलकाता में। व्याख्या देखिए इसका, ये दिया हुआ दोस्तों। जनवरी 2024 में सर्बानंद सोनोवाल ने कोलकाता में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद में हरित नौका दिशा निर्देश और रिवर क्रूज टूरिज्म रोड मैप 2047 लॉन्च किया है। सर्बानंद सोनोवाल वर्तमान में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री है। राष्ट्रीय जलमार्ग NW की संख्या 2014 में 5 से बढ़कर वर्तमान में 111 हो गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 120। व्याख्या, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार संसद में होने वाली कार्यवाही सामान्यतः हिंदी या अंग्रेजी में होगी। फिर कह रहे हैं, हालांकि किसी सदस्य को जो इन भाषाओं में सहज न हो, राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी एवं संघ के शासकीय परियोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अगला प्रश्न है, इच्थियोफिस बेटडोमी एक कृमि जैसा उभयचर जो तैर सकता है या किस वंश से संबंधित है? तो ये है पादहीन उभयचर दोस्तों। व्याख्या देखिए, कह रहे हैं, इच्थियोफिस बेटडोमो एक पादहीन उभयचर है। इसे सिसिलियंस कहा जाता है। यह उभयचरों के जिम्नोफियोना क्रम से संबंधित है। यह आमतौर पर दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट क्षेत्र, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में पाया जाता है। इसे आईसीएन रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीशीज में सबसे कम चिंता के रूप में सूचीबद्ध किया गया। अगला प्रश्न है, ठीक, ब्लैंक स्पेस। एक प्रकार की मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसे माप नहीं जा सकता, क्या? वो है क्रम विकास, इवोल्यूशन। व्याख्या, क्रम विकास इवोल्यूशन एक प्रक्रिया है जिसमें जीवों में समय के साथ मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। यह एक धीमी और दीर्घकालिक प्रक्रिया है जिसे सीधे मापा नहीं जा सकता। यह परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं और जीवों की संरचना, प्रणाली और व्यवहार में सुधार
या बदलाव लाते हैं। वृद्धि देखिए व्याख्या है, ग्रोथ यह जैविक रूप से मात्रात्मक परिवर्तन है, जैसे कि ऊंचाई, वजन या आकार में वृद्धि, ये ग्रोथ होता है। विकास क्या होता है, यह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तनों का सम्मिलित है। इसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पहलू शामिल है। प्रगति, प्रोग्रेस या सामान्यतः सकारात्मक परिवर्तन को संदर्भित करता है। फरवरी 2024 की मैगजीन है समसामयिक क्रॉनिकल। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी न्यूटन के दूसरे नियम की सबसे उपयुक्त परिभाषा है। कह रहे हैं किसी वस्तु का त्वरण वस्तु के द्रव्यमान और लगाए गए बल की मात्रा पर निर्भर करता है। दूसरा, विराम पर एक वस्तु विराम पर ही रहती है। और गति में एक वस्तु स्थिर गति और एक सीधी रेखा में गति में रहती है जब तक कि उस पर असंतुलित बल द्वारा कार्य न किया जाए। सी, किसी स्प्रिंग को कुछ दूरी तक फैलाने या संपीड़ित करने के लिए आवश्यक बल उस दूरी के समानुपाती होता है। जब डी पॉइंट है, जब भी एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर समान और विपरीत बल लगाती है। नहीं, ये थर्ड नियम, तो ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए व्याख्या, किसी वस्तु का त्वरण वस्तु के द्रव्यमान और लगाए गए बल की मात्रा पर निर्भर करता है। न्यूटन का दूसरा नियम बल, द्रव्यमान और त्वरण के बीच संबंध को परिभाषित करता है। इसके अनुसार किसी वस्तु का त्वरण उस पर लगाए गए बल के समानुपाती तथा उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F इक्वल टू ma, जहाँ F बल फोर्स, m द्रव्यमान है, a त्वरण एक्सीलरेशन। विकल्प बी न्यूटन के प्रथम नियम जड़त्व को नियम को दर्शाता है। विकल्प सी हुक के नियम को से संबंधित है। विकल्प डी न्यूटन के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम को दर्शाता है। इसमें विकल्प सही। अगला देखिए क्या कर रहे हैं। इल्तुतमिश के बारे में लिखित में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है या है। इल्तुतमिश के बारे में, उसका विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से हुआ था। वह लाहौर का गवर्नर था। उसने अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकार मनोनीत किया। तो इसमें कौन सही है, 1 और 3, केवल 1 और 3 पॉइंट सही है। व्याख्या देखिए, कह रहे हैं इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को मजबूत करने के लिए अपने पूर्ववर्ती कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से विवाह किया। इल्तुतमिश को पहले बदायूं का गवर्नर बनाया गया था, न कि लाहौर का। इसने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, जो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक बनी। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने तुर्कान चहलगामी 40 तुर्की सरदारों का समूह की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में चित्तीदार हिरण पाए जाते हैं। तो ये कांटेदार वन, पर्वतीय वन, पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन। तो इसमें बी ऑप्शन सही, चित्तीदार हिरण मुख्यतः पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं, पर्वतीय वनों में है, सॉरी। इसे चीतल और अक्ष हिरण के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत और श्रीलंका के घास के मैदानों और जंगलों का मूल निवासी है। इसका वैज्ञानिक नाम रूसा यूनिकोलर है। आईसीयू रिलीज सबसे कम चिंता WLPA 1972 और सूची 2 में। अगला प्रश्न, भारत में वहाबी आंदोलन का नेता निम्नलिखित में से कौन था। सैयद अहमद बरेलवी, सर सैयद अहमद खान, शाह वलीउल्लाह, जमाल अहमद खान। तो यह सैयद अहमद बरेलवी। व्याख्या देखिए, कह रहे हैं भारत में वहाबी आंदोलन के नेता सैयद अहमद बरेलवी थे। इन्होंने इस आंदोलन की स्थापना 1826 में की थी। वहाबी आंदोलन का इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, जिसका उद्देश्य इस्लाम को पुनर्जीवित और शुद्ध करना था। इस आंदोलन को तरीक के मोहम्मदी अथवा वली उल्लाही आंदोलन भी कहा जाता है। यह आंदोलन अरब के अब्दुल वहाब की शिक्षाओं और शाह वलीउल्लाह के उपदेशों से प्रेरित था। टीटू मीर के नाम से मशहूर मीर निधार अली सैयद अहमद बरेलवी के शिष्य थे। अगला प्रश्न, वे छवियां जो एक पर्दे पर बनती हैं कहलाती हैं। छवियां है ना, काल्पनिक, इमेजिनरी, वर्चुअल, रियल, इन सम केसेस रियल। तो ये क्या है, रियल होती हैं। व्याख्या देखिए, कह रहे हैं वे छवियां जो एक पर्दे पर बन सकती हैं, वास्तविक
छवियां रियल इमेज कहलाती हैं, वास्तविक छवियां, है ना। वस्तु से आ रही प्रकाश किरणों के परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तविक कटान से बनता है। वे छवियां हमेशा उल्टी होती हैं और इन्हें पर्दे पर प्रक्षिप्त किया जा सकता है। केवल अवतल दर्पण ही वास्तविक छवि बनाने में सक्षम है। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण केवल आभासी, है ना, इमेज बनाते हैं। अगला प्रश्न, मार्च 2024 में पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले आसिफ अली जरदारी ने निम्नलिखित में से किसकी जगह ली है? आरिफ अलवी, शहबाज शरीफ, शाहिद खान अब्बासी, ममनून हुसैन। तो ये हैं आरिफ अलवी का स्थान इन्होंने लिया। हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए इसकी व्याख्या और दिया हुआ। कह रहे राष्ट्रकूट वंश की प्रशासनिक इकाइयों का सही आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा था? भुक्ति राष्ट्र, विषय भुक्ति, विषय राष्ट्र, विषय भुक्ति राष्ट्र, गण भुक्ति देश। तो इसमें क्या है? भुक्ति विषय राष्ट्र, यही करेक्ट आंसर। राष्ट्रकूट वंश की प्रशासनिक इकाइयों का सही आरोही क्रम भुक्ति विषय राष्ट्र है। राष्ट्रकूट साम्राज्य को प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए कई प्रांतों में विभाजित किया गया था। राष्ट्र सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी, विषय इसका उपखंड था, इसके बाद भुक्ति में विभाजित किया गया था। राष्ट्र का प्रशासन एक राष्ट्रपति द्वारा किया जाता था। विषय के प्रशासन के प्रभारी अधिकारी को विषयपति कहा जाता था। भुक्ति के प्रशासन के प्रभारी अधिकारी को भोगपति या भोगिका कहा जाता था। अगला प्रश्न, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 की विशेषता क्या है? कह रहे हैं प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटे में सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% की कमी है। दूसरा, प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटे में सकल घरेलू उत्पाद के 0.3% की कमी है। सी पॉइंट, प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटे में सकल घरेलू उत्पाद के 0.2% की कमी है। डी है, प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटे में सकल घरेलू उत्पाद के 0.4% की कमी है। तो बी वाला ऑप्शन सही है, प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटे में सकल घरेलू उत्पाद के 0.3% की कमी है। देखिए व्याख्या दिया हो दोस्तों, ठीक। कहने प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटे में सकल घरेलू उत्पाद के 0.3% की कमी है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 को 5 जुलाई 2004 को लागू किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 31 मार्च 2009 तक सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक लाना था तथा वार्षिक कटौती का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 0.3% होना था। नवीनीकृत लक्ष्य क्या है? सरकार को 31 मार्च 2021 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक सीमित रखना था। सरकार को वर्ष 2024-25 तक केंद्रीय ऋण को सकल घरेलू उत्पाद के 40% तक सीमित करना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? पहला, नेता प्रतिपक्ष, बी भारत का राष्ट्रपति, सी भारत का उपराष्ट्रपति, डी राज्यसभा का वरिष्ठ सदस्य। नहीं, तो ये भारत का उपराष्ट्रपति। यही व्याख्या, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इस भूमिका में उपराष्ट्रपति राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करते हैं। राष्ट्र सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति या उपसभापतियों का पैनल कार्यवाही का संचालन करता है। सभापति का कार्यकाल उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के समाप्त होता है तो 5 वर्ष का होता है। ये पॉइंट क्या करें, उपसभापति का कार्यकाल उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के समान होता है जो 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, माइक्रो क्रेडिट के लिए स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना को जून 2023 में कितने वर्ष पूर्ण हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा 3 वर्ष। व्याख्या देखिए, कह रहे हैं प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को शुरू की गई थी। इस प्रकार जून 2023 में इस योजना को 3 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। फिर कह रहे हैं पीएम स्वनिधि एक केंद्रीय क्षेत्र की माइक्रो क्रेडिट योजना है।
इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना के तहत 10,000 रुपये का कार्यशील पूंजी संपार्श्विक मुफ्त ऋण दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, चींटी के डंक अंटबाइट की प्रकृति अम्लीय होती है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पहला है फार्मिक अम्ल, दूसरा है ऑक्सैलिक अम्ल, तीसरा है लैक्टिक एसिड, चौथा एसिटिक एसिड। तो ये क्या है? फार्मिक अम्ल। व्याख्या देखिए क्या करें। चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र ये होता है। ऑक्सैलिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है। या पालक, गोभी, ब्रोकोली, टमाटर और बथुआ आदि में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध और अन्य दुग्ध उत्पादों में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा आदि में पाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कह रहे हैं, एक नवपाषाण स्थल भिर्राना ... राज्य में भी स्थित है। तो ये है कहाँ पर? हरियाणा में। व्याख्या, भिर्राना एक महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है जो हरियाणा राज्य में स्थित है। अन्य नवपाषाण स्थल देखिए जम्मू और कश्मीर में बुर्जहोम, गुफकराल और कनिष्पुर। तो बुर्जहोम और गुफकराल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार प्रश्न पूछा गया। आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखिए दोस्तों, कई बार प्रश्न पूछे गए बुर्जहोम और गुफकराल से। उत्तर प्रदेश गंगा घाटी में चौपानी मांडू है, कोहलडीहवा है, लेहुर देवा और महाकारा। ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में भी होगा है ना, जैसे बुर्जहोम है उसी तरह से होगा चिरांद है ना। बिहार में चिरांद सारण जिले में घाघरा नदी के तट पर, चेचर, सेनुआर सासाराम के पास और तारादीप। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की जनसंख्या 30 करोड़ से अधिक दर्ज हुई थी? तो ये है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की। व्याख्या देखिए दोस्तों, कह रहे हैं भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य समूह की संयुक्त जनसंख्या 30 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 19.98 करोड़ थी, जबकि महाराष्ट्र की लगभग 11.24 करोड़ थी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1.21 अरब थी। सर्वाधिक आबादी वाले 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश कितना करोड़, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश शामिल थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा साल्मोनेला संक्रमण का एक लक्षण नहीं है? पेट में ऐंठन, प्रवाहिका, उल्टी, बुखार। तो ये कौन सा है? उल्टी नहीं होता है ना। व्याख्या, उल्टी वोमिटिंग साल्मोनेला संक्रमण का एक सामान्य लक्षण नहीं है। साल्मोनेला संक्रमण के सामान्य लक्षणों में पेट में ऐंठन, दस्त, बुखार आदि शामिल है। इस संक्रमण को सल्मोनेलोसिस भी कहा जाता है। यह मुख्यतः आंतों को प्रभावित करता है ना। तो जो टाइफाइड होता है ये है ना, साल्मोनेला ही शायद होता है। ठीक है, सर्च कीजिए, आंत को प्रभावित करता है। यह संक्रमण साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला प्रश्न, भारत में हार्नबिल त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? सबसे पहले जानिए हार्नबिल मनाया कहाँ जाता, किस राज्य में? तो ये है दिसंबर में। व्याख्या, हार्नबिल महोत्सव प्रतिवर्ष 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। वर्ष 2000 में शुरू ये महोत्सव नागालैंड का प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो इसकी 17 जनजातियों की समृद्ध विरासत का प्रतीक है। कहने इस महोत्सव का त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। इस महोत्सव का नाम हार्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। भारत में हार्नबिल की 9 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से ग्रेट हार्नबिल सबसे प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 2022 में चीफ ऑफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला का पदभार ग्रहण किया है? इसमें है ना पॉइंट, लेफ्टिनेंट जनरल JS नयन। अगला है लेफ्टिनेंट जनरल SS महल। नेक्स्ट लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती रेड्डी, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ल। तो ये है लेफ्टिनेंट जनरल SS महल। ये व्याख्या दिया हो दोस्तों। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का विचार डॉलर के संविधान से लिया गया। तो ये कहाँ से है? रूस के संविधान से। व्याख्या, कहने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 न्याय हैं। प्रश्न पूछा गया दोस्तों, देख लीजिए। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के विचार को रूस के संविधान से लिया गया है।
यह विशेषता 1917 में हुई रूसी क्रांति से प्रेरित थी। जो 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। मौलिक कर्तव्यों को भी रूसी संविधान से लिया गया है। संविधान की अन्य विशेषताएं स्रोत गणतंत्र की अवधारणा जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आदर्श फ्रांसीसी संविधान से। फ्रेटर्निटी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापानी संविधान से। संघीय संरचना, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये कहाँ से? अमेरिकी संविधान से। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिसको हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मिलते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं।